बाद पे अगर जाएगा तो। मोशन मूव्ड। नाउ आई कॉल अपॉन द मेंबर्स whose names have been received for participation in the discussion. श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद उपसभापति जी कि आपने मुझे इस पे बोलने का अवसर दिया। ये बिल जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 जैसा कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट किया गया है पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ। यह विधेयक नहीं बल्कि देश की वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, एसएमएसईज और आम करदाता के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस बिल को 2016 में बनाया गया तो इसके आर्किटेक्ट थे अरुण जेटली जी। उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि यहाँ की जो ऐसी कंपनियां जो एनपीए हो जाती हैं, जो बंद पड़ी थी या सिक यूनिट्स थी, वो कैसे जो है रिवाइव की जा सके और उनसे काम कैसे आगे चल सके और ताकि लोगों को फायदा हो, नौकरियां ना जाए और बढ़े। और शुरुआत में मैं सर कहना चाहूँगा कि इसके परिणाम भी अच्छे रहे। भारत की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के क्षेत्र में वैश्विक रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग 136 से बढ़कर 52 तक पहुँच गई, जो इस बात का प्रमाण है कि इस दिशा में उठाया गया कदम सही था और उस व्यवस्था में भी सुधार आया। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है द वेरी फ्रेमवर्क दैट वाज मेंट टू इंश्योर स्पीड, ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज नाउ स्ट्रगलिंग विद डिलेज, इनएफिशिएंसीज एंड सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। धीरे धीरे सर ये पूरा जो है कानून आज अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे अपने आप में एक स्कैंडल में तब्दील हो गया, एक घोटाले में तब्दील हो गया है कि मतलब कोई किसी की भी कंपनी हड़प सकता अगर उसकी अच्छी सेटिंग है एनसीएलटी में, उसकी अच्छी सेटिंग अगर कमेटी ऑफ जो है ये क्रेडिटर्स में और लिक्विडेटर के साथ, तो कुछ भी कर सकता है, किसी की भी कंपनी ले सकता है। ये हाल हो गया और रोज कुछ ना कुछ कंपनियां जो है धड़ाधड़ इसी तरह जा रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर किसी कंपनी की कीमत अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखें 100 रुपए तो 20 रुपए में लोग उठा ले जा रहे हैं, कौड़ियों के दाम पे कंपनियां चली जा रही हैं। और जो है उसकी और इसके बाद हेयर कट भी मिलता है। ये नई चीज, हमने तो हेयर कट वही सुना था कि जो बाल कटाने के जाए तो हेयर कट है। ये हेयर कट एक ऐसा शब्द आया कि तमाम लोगों के, आम आदमी की समझ में नहीं आता। लेकिन हेयर कट का मतलब बैंक जो है, जो उसके ऊपर लोन है, जो उसके ऊपर कब्जा है, जो उनका जो कर्ज है, उसमें इतना कंसेशन, इतनी रियायत दे देते हैं जो लेने वाले को कि पूछो मत। तो सारी चांदी जो है इन कंपनियों का हड़पने वाली की हो जाती है। और जो ओरिजिनल प्रमोटर है, जिसने अपनी जिंदगी लगाई, 30, 40, 50 साल लगाए, खून पसीना लगाया, उसके हाथ से बालू की तरह फिसल के वो कंपनी चली जाती। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया कानून आज एक घोटाले में परिवर्तित हो गया। उसको रोकने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये बताना चाहिए, क्योंकि हमें कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कौड़ियों के दाम 40 रुपए की चीज 4 रुपए में चली गई, सिर्फ जुगाड़ के जरिए, और कोई कुछ नहीं रोक पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। और सब जानते हैं, हमारे सामने वाले मित्र भी जानते होंगे, इनकी जानकारी भी होगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। इसको कैसे रोकोगे? जो इसमें जो है ये जबरदस्त जो है ट्रांसपेरेंसी कमी आई, जवाबदेही की कमी आई, और ये जो घोटाला जबरदस्त चल रहा, इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि एक अच्छे कानून के लिए जरूरी है, अगर आप ओरिजिनल प्रमोटर को भी वही सुविधा, हम कहते हैं हेयर कट पूरा न दो, आधे दे दो तो अपनी कंपनी रिवाइव कर लेगा, क्योंकि उसका खून पसीना लगा है, उसको पता है कि हमने कैसे कंपनी खड़ी की है। वही सुविधा उसको भी दे दो, तो उसको तो खलनायक बना दिया। और इसके बाद जो बाहर से कोई भी आके ले जा रहा, और कितने भी ले जा रहा, कोई उसकी गिनती नहीं, कुछ नहीं। तो और वो भी आजकल तो 2, 4, 5 उद्योगपति व्यापारी हैं जो हड़पने में लगे चारों तरफ पूरे देश में, जगह जगह जहां कोई कंपनी मिले उसको हड़प लो, जहां कोई कंपनी में हड़प लो। मुझे लगता है ये तो बहुत भयानक जो है विचार करने की बात है कि एक अच्छे उद्देश्य से जेटली जी ने इस कानून को बनाया था। उनकी बड़ी इसमें जो है लगाव था, वो चाहते थे कि जो बीमार कंपनियां हैं उनका कम से कम रिवाइवल हो जाए। अब यहाँ तो बीमार आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा है तो बीमार आदमी की चारपाई भी बेच दे रहे हैं, उसका घर भी बेच दे रहे हैं, उसका जो कुछ भी है जमीन जायदाद सब बेच को उठा ले जा रहा कोई दूसरा। तो बीमारी से उसका रिवाइवल क्या हो रहा? कुछ नहीं,
किसी को ही मुफ्त मिल जाए तो खुद अपने आप कर लेगा। इसलिए एक बड़ी चीज है जिसको कि देखना चाहिए। एक इसमें प्रावधान है कि 180 दिन में अब रेजोल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो अच्छी बात है कि 180 दिन में आप रेजोल्यूशन कर लीजिए, हम उसमें समर्थन में है कि जितनी जल्दी से जल्दी किया जाए, प्रोसेस एक्सेलरेट किया जाए, लेकिन कम से कम वैल्यू जो है उसकी सही आकलन हो। जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, ये डिवैल्यूएशन जो है बंद किया जाए और जो है सही वैल्यू पे चीज जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। थोड़ा बहुत 10, 20, 30% का अगर वो कमी है तो ठीक है, लेकिन 80% की रिलीफ लोगों को रियायत मिलकर उसके बाद लोग कंपनियां उठा ले जा रहे हैं। यो हमारे भाजपा को पता नहीं क्या ये जो है बीमारी है चीजों को बेचने की। याद है पिछली सरकार जब थी, इनकी सब होटल बेच दिए थे, जितने सरकारी होटल बेच दिए, और 2 करोड़ रुपए में मान्यवर जो है 15 एकड़ का खजुराहो का होटल बेच दिया था। मुझे आज तक भाषण याद है, राज्यसभा में शरद यादव जी ने कहा था कि 2 करोड़ के तो वहां पे बर्तन, कारपेट और फर्नीचर है, लैंड की कीमत तो छोड़ दो, लैंड की कोई वैल्यूशन नहीं। इसी तरह अशोका होटल जो था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर के ठीक सामने क्या लोकेशन थी, 30 करोड़ में चला गया था। ऐसे तमामों 50 होटल मुफ्त उन्होंने बेच दिए थे। अब ये प्राइवेट कंपनियां बिचवाने के भी धंधे में लग गए, उनको भी जो है कौड़ी दाम पे बिकवाने लगे। तो भैया ये रोको यार, किसी ने अपनी जान लगाई, अपना खून पसीना लगाया, उसके परिवार वालों ने, पिताजी ने, बेटे ने, तीसरी जनरेशन ने, और कंपनी हाथ से ऐसे फिसल जा रही है कि पूछो मत। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे जो है मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि जिसके जरिए आप इसकी वैल्यूएशन जो है डाउन मत होने दें। जो है वो चीज जो है, जो उसकी कीमत है, मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से जाए, या थोड़ी बहुत रियायत दो, कौड़ियों के दाम मत बेचो। ये मेरा इसमें एक महत्वपूर्ण ढंग से कहना है। अब ये है सवाल, इसके बाद आता है कि ये हेयर कट का जो जयराम जी ने भी बात उठाई कि इसके लिए बैंकों की राहत के लिए किया गया था कि बैंकों का जो ऋण है वो वसूल हो जाए। तो बैंकों को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। वो क्रेडिटर्स कमेटी वो अपने हिसाब से जो बोला जाता कर देती, लेकिन जब हेयर कट लंबा दिलाओगे तो बैंकों पे भी बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा, तो वो भी इसमें जो है नहीं कुछ कर पा रहे हैं और ना कुछ कह पा रहे हैं। वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं और इसके बाद जो है वो जो चाहते हैं उस हिसाब से लोग करवा लेते हैं। तो बैंकों को भी नुकसान हो रहा है, ओरिजिनल प्रमोटर को भी नुकसान हो रहा है, आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। और ये जो NCLT में जो जजेस लगाए जाए, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी पड़े, किसी से, उनकी इंटीग्रिटी पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें ऐसे लोग लगाने चाहिए जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो। वो रिटायर जज के रूप में एक अपनी उस जगह पे बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है ये कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो है NCLT में लोग खूब सेटिंग करने के चक्कर में एजेंट घूम रहे हैं दिल्ली में NCLT में सेटिंग कराने के लिए, जिसको चाहो मिल लो आप। तो ये बहुत जो है बड़ी समस्या है और ये बात हम संसद में ही कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये बात रखी। ये देखना चाहिए। तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स NCLT में जो लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जजेज भी होते हैं, उनकी हाई इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ लिक्विडेटर कैसे आप अपॉइंट कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए, उसकी भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और ओरिजिनल प्रमोटर का भी आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब एक समस्या इसमें आती है जो कि है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनको और रोजगार सृजन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन ये इकाइयाँ बंद हो जाती हैं। हर एक को जो है, अगर किसी ने व्यापार किया हो तो उसको पता है ऊंच नीच लगी रहती है, कभी घाटे में होता है, मुनाफे में होता है और कभी घाटे में भी चला जाता है। तो ये है, तो उसके ऊपर अगर वो घाटे में चला गया तो उसके ऊपर एकदम हावी होके चढ़ के उसकी उस कंपनी के उस व्यापार को सत्यानाश कर दिया था। तो ये जो है देखना चाहिए कि भाई व्यापारी का दर्द भी समझना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे उद्योगपतियों का किसी का भी कोई दर्द समझने को तैयार नहीं। बैंक तुरंत टूट पड़ते हैं, सरफेसी डिक्लेयर कर देते हैं उनको, कुछ दिन बाद 3 महीने में NPA डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद उसको वेबसाइट पे डाल देते हैं। ना उसको कोई नया लोन देता है, ना कोई डिपार्टमेंट उसका मदद करता, सब जगह उसका वो पहुंच जाता है। तो वो तो हताश हो जाता, निरुपाय हो जाता, उसके हाथ में कुछ रहता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े बड़े देनदार हैं, जिनके बड़े बड़े जिन्होंने बैंक से लोन ले रखे, उन पर इतना कुछ हो नहीं रहा। ये सब छोटे वाले जो हैं, छोटे वाले MSME सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। और उनको जो घाटे में जाते हैं उसकी वजह रहती है जो पेमेंट उनको टाइम पे नहीं मिलता। सरकार का अगर उनको कोई काम किया, कभी टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा।
सरकार की पेमेंट व्यवस्था का भी कानून लाना चाहिए। कितने दिन में गवर्नमेंट की जो देनदारी गवर्नमेंट को उस प्राइवेट कंपनी को देनी ही पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें डूब गई क्योंकि गवर्नमेंट को जो देना था पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिला, फाइलों में चक्कर काट रहे, काम उन्होंने पूरा करके दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो गवर्नमेंट को जो पेमेंट देने गवर्नमेंट देती नहीं, उसकी वजह से वो कंपनी जो है घाटे में आ जाती। बैंक वाले तुरंत उसके ऊपर जो इसको सरफेसी और एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। फिर कोई आता है, हेयर कट लेता है, कौड़ियों के दाम पर उस कंपनी को उठा के निकल जाता है, आप घर में बैठे रह जाते हो, आप रोते रह जाते हो, आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। इसलिए ये मैं ही कहूँगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि जो है ये जो हो रही है धांधलेबाजी, ये कैसे जो है खत्म की जाए, और जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, चाहे वो बाहर चले गए हो चाहे यहाँ हो, उनको जो है उनके ऊपर भी जो है एक्शन हो, वो लाया जाए पैसा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जो है कि जो छोटे छोटे उद्योगपति और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए जो दिक्कत पैदा की जा रही है वो जो है अपने आप में एक बहुत जो है मुश्किल सा। दूसरा क्या है, एक इन्होंने और इसमें एक चीज़ डाली है कि ये मुझे लगता है एक तरफा पूरी तरह से टिल्टेड, जिसमें 66% वोट के साथ आप क्या है कि अब जुडिशियल ओवरसाइट भी हटा दिए। जो नया कानून है उसके हिसाब से जो जुडिशरी का भी दखल होता था वो भी हटा दिया। जो है ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स माने क्रेडिटर्स, बैंक और वो मिलके किसी को भी जो है किसी की भी कंपनी ले सकते हैं, उसमें अदालती दखल की गुंजाइश भी हटा दी है। तो अगर अदालत से भी कोई रिलीफ लेने जाए तो भी मिलना मुश्किल है। और लिक्विडेटर भी, अगर लिक्विडेटर ही सोचे कि हम देखो देख दाग के काम करेंगे तो 66% वोट के साथ उसको भी हटा सकते हैं, ये भी प्रावधान इसमें डाल दिया गया। तो ये जो है पूरी तरह से एक तरफा, अगर कोई एक जुडिशियल सुपरविजन है नहीं तो मनमानी ढंग से काम होंगे आगे, और जिसको संभालना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, और पुनर्विचार करने के बाद जो है इस बिल को पारित किया जाना चाहिए। अब एक समस्या इसमें ये है कि जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो भी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि बड़े डिफॉल्टर्स जो हैं वो लंबे समय से जो है बच के निकल जा रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर जिनको बोलते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं वो लंबे समय से बच के निकल जा रहे हैं। तो उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, वो पैसा रियलाइजेशन हो तो छोटे छोटे उद्योग वाले इस तरह के लोग कभी नहीं मारे जाएंगे। लेकिन उसमें जो है इतनी ढील है कि पूछो मत। अब एक किसमें प्रोविजन है कि अगर उसकी बाहर भी कोई कंपनी है तो उससे भी क्या देनदारी है वो भी इसमें बताया जाएगा, और वो जो है उसको भी वो जो है ले सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी का एनपीए है वही कंपनी लेंगे क्या उसका सारा कुछ ले लेंगे, ये भी देखने की बात है। ये कौन तय करेगा? जिस कंपनी जो डिफॉल्टर, आप उसी कंपनी जो उसकी सारी कंपनियों को हड़प लेना, उसकी सारी कंपनियों को ले लेना, इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए कि कितना उचित है किसी व्यक्ति के लिए। क्योंकि ओरिजिनल प्रमोटर होना जो है अपने आप में, जिसने व्यवसाय लगाया, जिसने कंपनी लगाई, मुझे लगता है एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। और जो बाहर वाले हैं, जो बाहर से आके उठा ले जा रहे हैं, उनके लिए एक वरदान बनता चला जा रहा है। ये हमें इसमें बहुत ज़्यादा है देखने की जगह कि किस तरह से हम इसको इस पे जो है करना चाहेंगे। दूसरा, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। आज के वैश्विक आर्थिक परिवेश में कंपनियां कई देशों में संचालित होती हैं। ऐसे में एक समग्र और स्पष्ट ढांचा आवश्यक है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। Sir, it is equally important to strengthen the role and accountability of insolvency professionals. They are the backbone of the entire resolution process. Any lack of transparency, competence, or integrity at this level can compromise the entire system. Therefore, there must be strict regulatory oversight, continuous capacity building, and a robust mechanism to fix responsibilities in cases of misconduct. कांग्रेस पार्टी को हम यही सुझाव रखना चाहते हैं कि सबसे पहले एनसीएलटी को मजबूत किया जाए, उसकी पारदर्शिता बढ़ाई जाए, उसकी क्षमता, संसाधन और तकनीकी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। दूसरा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा एसेट वैल्यूएशन और बिडिंग प्रोसेस में पारदर्शिता लाई जाए, एक्सेसिव हेयर कट्स पे नियंत्रण रखा जाए और बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ
सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जवाबदेही तय हो सके। Sir, the idea behind IBC was truly transformative. It was meant to bring discipline, efficiency and transparency into India's financial system. However, the current reality shows that there is a significant gap between intent and implementation. So, सारी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की। इनफैक्ट जेटली जब ये बना रहे तो मुझे भी डिस्कस किया था अरुण जेटली से। मैंने उनसे कहा था कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का क्लाज इसमें डालो। अगर कोई आदमी जेन्युइन है और उससे जेन्युइन घाटा हो गया और वो परेशान है फ्लॉड बिजनेस मॉडल की वजह से, तो एक मौका तो उसे दो, जो कम से कम उसको वो जो मदद आप इसको पूरी दे रही हो उसकी 50% की मदद उसको दे दो, तो शायद वो कंपनी को रिवाइव करा ले, उसका खून पसीना उसमें लगा है। लेकिन जो है वो नहीं हो पाया उस समय, और वो नहीं हुआ तो आज देखो क्या नौबत आई कि जो चीज 40 रुपए की है वो 4 रुपए में चली जा रही है, कौड़ियों के दाम लोग उठा ले जा रहे हैं और लूट मची हुई है, लूट अंधी लूट मची हुई एनसीएलटी वगैरह। ये एक स्कैंडल है। आगे जाके जब सरकार कभी आएगी आप देखना कितना बड़ा इस कानून में संशोधन होगा, आप सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर राधा।